आज हम चर्चा करेंगे जींद विधानसभा के पांचों सीटों की। पांचों सीटों का क्या गणित है, कौन आगे है कौन पीछे है, और एक एक सीट पे जो निर्दलीय खड़े हैं उनकी क्या स्थिति है, और कांग्रेस और बीजेपी में कहां आमने सामने का मुकाबला है। जुलाना से विनेश फोगाट हैं, बड़ा चेहरा है, तो उचाना से ब्रजेंद्र सिंह हैं, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। रामकुमार गौतम सफ़ीदों से हैं, कानून से शिफ्ट हुए हैं। तो इन बड़े नेताओं का मुकाबला कहाँ है। जींद में कांग्रेस के बागी प्रदीप गिल कैसे किसके समीकरण बिगाड़ रहे हैं, सारी परिस्थिति पर चर्चा करेंगे। आप अपने कमेंट्स जरूर करें कि जींद की पाँचों सीटों का समीकरण क्या है। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं विजेंद्र जी, सीनियर पत्रकार हैं। तो इनसे बात करते हैं किस तरह का माहौल है। जी विजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले शुरुआत अपना जुलाना से करते हैं। और हॉट सीट है और स्टारडम खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की। ओलंपिक में जब वो 100 ग्राम से आ रही थी तो एक भावनाएं उसके साथ जुड़ी थी। कांग्रेस ने उसको कैश किया, जुलाना से टिकट दी, यहाँ की बहू है बख्ता खेड़ा गाँव की। कैसा चुनाव उनका देख रहे हो? बिल्कुल करमपाल जी, देखिए जिस प्रकार जो ओलंपिक वाला पूरा मामला हुआ, उनके साथ पहली बार ऐसा हुआ कि कोई प्लेयर हार के आया है और जीतने वालों से ज़्यादा स्वागत हुआ। बिल्कुल। और उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर कांग्रेस को जो उन्होंने भुनाया, और पूरा परसेप्शन हरियाणा के अंदर बिल्डअप हुआ कि कांग्रेस एक तरफा आ रही है, बीजेपी हार रही है और बुरे तरीके से हार रही है। और सीटों का भी लोगों ने आंकलन कर दिया था कि 70+ ये वो, कई तरह की चर्चाएँ चल पड़ी थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये समय बीता, टिकटों का वितरण हुआ, शैलजा की चुप्पी हुई, तो सारा परसेप्शन का खेल है। और परसेप्शन यानी कि जो आपकी धारणा है, अवधारणा है, उनका खेल है। जब आपको लोगों को लगता था कि कांग्रेस एक तरफा है, लेकिन वो जो चीज़ें वो धीरे धीरे कम हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो चर्चाएं थी, उन चर्चाओं की आप भी 10 जगह सुनते होंगे, हमारे दर्शक वो भी हर जगह सुनते होंगे कि जो माहौल था प्रदेश के अंदर, वो माहौल अब नहीं है। थोड़ा कम आया है, थोड़ा कम आया। हालांकि मजबूती जरूर है कांग्रेस की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जुलाना की बात करें कि जो देखिए, बेशक बीजेपी ने वहां से कैप्टन योगेश बैरागी को मैदान में उतारा हो, ओबीसी का चेहरा है, लेकिन कोई इस तरह की बात बहुत सामने आई नहीं। कोई बहुत बड़ा रिवोल्ट या विद्रोह उनके प्रति नहीं हुआ कि भारी कैंडिडेट है। क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक बीजेपी की तरफ जाएगा। और जुलाना की बात करें तो विनेश फोगाट, सुरेंद्र लाठर आइनली बसपा से, जेजेपी से अमरजीत ढांडा, और कैप्टन योगेश बैरागी अपना बीजेपी से हैं। और एक खिलाड़ी और है WWE की, जो भारत की पहली महिला रेसलर रही, कविता दलाल, जो मालवी गांव की बेटी है और यहीं से है। तो यहाँ जो मुकाबला है बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि 4 जाट प्रत्याशी मैदान में है और एक ओबीसी। क्योंकि जो बीजेपी की पॉलिसी रही है, खासकर अब देखने को मिली सभी को, जिस प्रकार मुख्यमंत्री नायब सैनी को ओबीसी समाज से बनाया और धनखड़ को हटा के एकदम से फिर रिप्लेस किया मोहनलाल बड़ोली को। तो इनकी जो राजनीति है वो उसी लाइन पे चल रही है। और उसका धनखड़ के बाद नायब सैनी बनाए थे और उनकी जगह फिर बड़ोली ने ली। हाँ, उसके बाद इनका जो रिप्लेसमेंट हुई, तो नॉन जाट की जो पॉलिटिक्स इन्होंने हरियाणा की है, वो तो विजिबल है। और ये डिपेंड करता है कि विनेश फोगाट का चुनाव, हालांकि आज के समय जो है वो एज पे है और कहीं ना कहीं मजबूत है, लेकिन जिस प्रकार से धीरे धीरे सुरेंद्र लाठर का चुनाव भी अप हो रहा है, उठ रहा है, लाठरों के गांव है, और आइनएलडी बीएसपी का जो गठबंधन है, उनका भी उनको फायदा मिल रहा है। पिछली बार इनेलो को 826 वोट मिले थे जुलाना हल्के से 2019 के चुनाव में। कितना अप हो जाएगा इस बार? 2019 में स्थिति बहुत अलग थी। एक समय 2018 के बाद जब पार्टी टूटी, ऐसे हालात थे कि एक नेता भी सिंह चौटाला के पास नहीं था, सिरसा से लेके यमुनानगर तक, और विधायक तो दूर की बात है, कार्यकर्ता ही नहीं थे। तो 2019 के बाद परिस्थितियां बदली, और जब दुष्यंत चौटाला की पार्टी की 10 सीटें आई और जब किसान आंदोलन हुआ, तो दुष्यंत चौटाला भी हाशिए पे चले गए। और वो जो वोट बैंक है या जो काडर या उनका जो संगठन कहे, जो इनेलो से जेजेपी में शिफ्ट हुआ था, वो जेजेपी से वापस इनेलो में शिफ्ट हो रहा है। तो थोड़ा हुआ है, लेकिन हो रहा है। उसका फायदा निश्चित तौर पर उनको मिलेगा। और साथ में जो बीएसपी का गठबंधन हुआ है, मायावती की रैलियां आपने लगातार देखी होंगी, तो एक बहुत क्लियर जो स्थिति थी, साफ स्थिति थी जुलाना के अंदर, वो बहुत स्पष्ट एकदम से आप ये नहीं कह सकती एक तरफा माहौल है। दिलचस्प मामला है। जितना इलेक्शन लाठर का उठेगा, और देखिए जो वोट बैंक बीजेपी का है वो है, उसमें कोई सेंधमारी नहीं है। सेंधमारी अगर कोई लगा रहा है तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी है कविता दलाल है या अमरजीत ढांडा है जेजेपी के, वो व्यक्तिगत तौर पर कितने वोट लेके जाते हैं वो डिपेंड करता है। और इसके अलावा सुरेंद्र लाठर कितने वोट लेके अप करते हैं, उसमें जो है ये डिपेंड करता है। क्योंकि ओबीसी का जो वोट बैंक है, या फिर एससी में जितनी जो जातियां हैं, एक अगर जाट को हम छोड़ दें, तो जो काफ़ी वोट बैंक है वो बहुत मजबूत स्थिति में। लोकसभा चुनाव में 25,000+ की जीत हुई थी सतपाल ब्रह्मचारी की जुलाना हल्के से। अब कितना मानते हो, विनेश की जीत उससे कम या ज़्यादा?
देखिए जी, तो एज ए पत्रकार हमें एकदम से चीज़ हम भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए कि बिल्कुल वो इतने वोटों से जीत जाएगी, लेकिन वो मजबूत स्थिति में है। मैंने कहा ना कि अब ये डेंट कितना लगाते हैं, इनका इलेक्शन कितना उठता, अभी इलेक्शन में अभी समय है, 5 तारीख को चुनाव होने, और जितना जितना इलेक्शन में उठ रहा है विनेश फोगाट को, उतना ही वहाँ पे डेंट लग रहा है, क्योंकि जो डेंट लग रहा है वो कांग्रेस के वोटों में लग रहा है। क्या लग रहा है विनेश फोगाट का इलेक्शन डाउन हुआ है? बिल्कुल डाउन हुआ है विनेश फोगाट का। जो एक तरफा माहौल था उसके कई रीजन है, एक रीजन नहीं है, रीजन स्पष्ट हैं। जो उनके आसपास की जो लेयर बनी है, जो कार्यकर्ताओं को जो मिलने नहीं दिया जा रहा है, और मीडिया का इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा नहीं है, चाहे वो नेशनल मीडिया है, चाहे लोकल मीडिया है, या फिर और आम कार्यकर्ता है, जो एक तरीके से जो लेयर बनाई गई है उनके चारों तरफ में कि अभी से जब सिर्फ वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो इस तरह का माहौल वहाँ पे बनाया गया है, जो एक नेगेटिविटी फैलती है वो फैल रही जरूर है। और भी कई तरह के रीजन है, डाउन उनका इलेक्शन हुआ है, लेकिन स्थिति धीरे धीरे आखिरी तक जाते हुए स्पष्ट होगी कि वो चुनाव कितना उनका डाउन हुआ या कितना वो यहाँ से जीत हासिल कर पाती है। लेकिन ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि वो कितने वोटों से जीत। शायद इसीलिए दीपेंद्र को बुलाया है, वो खुद स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल थी विनेश फोगाट, और उनके लिए दीपेंद्र रैली करने पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, ये देखो, आप अगर 10 जगह ये चीज़ चर्चा करोगे, वहाँ पे जो इलेक्शन है वो धीरे धीरे वहाँ पे माहौल बदल रहा है, और विनेश का जो इलेक्शन है वो जो जितना उनका वोट बैंक था वो वोट बैंक उतना उनका है, वो उसमें जो सेंध हमारी लग रही है, वो जो दूसरी पार्टियां लगा रही है वो उनको नुकसान है। वो नुकसान किस लेवल तक होता है ये देखने वाली बात। ठीक है, चलो बात करते हैं अब जींद की। जींद भी बड़ी चर्चित सीट रही है, और यहाँ पिछले 2 बार से कमल खिल रहा है। बाई इलेक्शन में खिला, उसके बाद 2019 में खिला, और पिछली बार जेजेपी की सीट पर 46,000 प्लस वोट मिले थे महावीर गुप्ता को। इस बार वो कांग्रेस में आए, 48 कैंडिडेट थे, बलजीत रेड्डू थे, प्रदीप गिल थे, बहुत सारे कैंडिडेट थे, राजू लखीना थे, महावीर के उनको मिली टिकट। बागी हो गए हैं प्रदीप गिल। तो मेन मुकाबले में ये 3 कैंडिडेट हैं अभी जिनकी यहाँ जींद में चुनावी चर्चाएं हैं। कृष्णलाल मिड्डा बीजेपी के, कांग्रेस के महावीर गुप्ता और कांग्रेस के बागी प्रदीप गिल के बीच हैं। इसका इलेक्शन आप कहाँ, तीनों इलेक्शन कैसे देख रहे हो? देखिए, यहाँ पर जो पिछले 4 बार से मिड्डा परिवार का सीट पे कब्जा है, दूसरा 10 साल से जो सत्ता विरोधी लहर है, एंटी इनकम्बेंसी है, तो इन बातों का फर्क पड़ेगा। और लोकसभा चुनाव का आपने जुलाना में जिक्र किया, आप जींद का भी जिक्र कीजिए। अब की बार जींद से बीजेपी कितने वोटों से यहाँ से लोकसभा चुनाव में जीती है? 3,500 वोटों के आसपास से यहाँ से बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि शहरी सीट है। और ये खतरे की घंटी है उनके लिए भी कि जिस प्रकार एक बड़ा मार्जिन यहाँ से माना जा रहा था, बड़ा मार्जिन नहीं हुआ। उसके भी कारण कई हैं कि 10 साल में जींद के अंदर जिन समस्याओं पे काम होना था वो काम नहीं हुआ। हॉस्पिटल की समस्या 10 के 10 बनी हुई, आप कवर करते हैं पिछले कितने सालों से, आप देख रहे हैं। डॉक्टर्स की कमी एज इट इज़ है, दवाइयों की कमी एज इट इज़ है, आवारा पशुओं का मुद्दा एज इट इज़ है, पानी की निकासी का मुद्दा एज इट इज़ है, पीने का पानी का मुद्दा एज इट इज़ है, और बहुत सारे मुद्दे हैं। आवारा पशुओं का मैंने जिक्र किया था, और ये जो सफाई है, बहुत पार्क नहीं है, सड़कें नहीं, यानी कि जो मूलभूत जो इश्यूज हैं, जो बेसिक इश्यूज हैं शहर के, उन पे किसी भी मुद्दे पे काम नहीं हुआ है। और आप इस बात को नकार नहीं सकते हैं। और आप ये एकलव्य स्टेडियम है, यहाँ के ट्रैक की बात कीजिए, यहाँ के स्विमिंग पूल की बात कीजिए, और जितने सारे मैदान सारे यहाँ पे खस्ता हालत में है। और कितने इस पे मेरे ख्याल से बहुत करोड़ों रुपए लगा के ये स्टेडियम तैयार किया गया था, लेकिन आज जो है इसके हालात बद से बदतर है, इस पे कोई काम नहीं हुआ है। मेरी जैसे बीजेपी वालों से बातचीत होती है, मिड्डा के समर्थकों से, वो तर्क देते हैं, बोले जी कांग्रेस में 48 टिकट के दावेदार थे, 1 मिली, उनमें से 1 बागी हो गया, बाकी सारे मतलब कांग्रेसी कैंडिडेट को हराने में जुटे हुए हैं, और वो सारा मिड्डा साहब को जिताएंगे। मेरी कांग्रेसियों से बात, जब दूसरों मिड्डा के एंटी लोगों से बातचीत होती है, तो वो कहते हैं जी सारे संघ के लोग हैं, और जो बीजेपी में मिड्डा के विरोधी हैं वो मिड्डा को हराने में जुटे हुए हैं कि जी किसी तरह से मिड्डा यहाँ से हट जाए तो दूसरा नंबर पड़े। कांग्रेस को हराने में जुटे हुए हैं, बीजेपी वाले मिड्डा को हराने में जुटे हुए हैं, तो इसका फायदा प्रदीप गिल कितना ले पाएंगे? देखिए, नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी। और इसमें निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं, निश्चित तौर पर उनको फायदा इस चीज़ का मिलेगा, क्योंकि जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो रूरल बेल्ट से आते हैं, और रूरल बेल्ट से जो है खासकर उनका जो वोट बैंक है वो जो है उस पर बड़ी नज़र है, क्योंकि कांग्रेस की नज़र भी रूरल बेल्ट पे है। अब की बार जो पोलिंग हुई लोकसभा चुनाव में, आपने देखा होगा कि शहरों में वोटिंग कम हुई और गाँव में बम्पर वोटिंग हुई थी। और जब बम्पर वोटिंग होती है तो माना जाता है कि सरकार के खिलाफ हुई है, वो एंटी इनकम्बेंसी मान सकते हैं, उसके उसमें हुई है वोट, जो वोटिंग पोलिंग हुई है। तो वो जितना वोट यहाँ से लेके जाएंगे, और निश्चित तौर पर कांग्रेस को नुकसान है, क्योंकि गांव का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का ज़्यादातर माना जाता है। शहरी वोट पे, क्योंकि शहरी सीट है और शहर से यहाँ पर विधायक बनते आए हैं, तो इस बात का जो है मिड्डा को फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन दूसरा आपने कहा कि जो उनके खुद के जो कट्टर समर्थक हैं या संघ के साथी हैं, या उनको हराना
चाहते हैं उनका नुकसान उनको भी होगा, नुकसान दोनों तरफ से है। और लेकिन एक और तर्क देते हैं लोग कि जब पूरे 48 कांग्रेस के कैंडिडेट थे, इनमें सारे थे, ये महावीर गुप्ता भी थे, प्रदीप गिल भी, बलजीत रेड्डी भी, राजू लखीना, श्याम बिहारी जिंदल, महावीर कंप्यूटर, रमेश सैनी, जितने भी थे ये टोटली, ये सभी पूरे ज़ोर शोर से सतपाल ब्रह्मचारी के लिए लगे हुए थे, तो भी वो जींद विधानसभा से उनको नहीं जिता पाए, 3,500 से आ रहे थे। अब इनमें से कोई खुलकर साथ नहीं है, प्रदीप गिल बागी भी हो गए हैं, नुले अब तो हार जीत किसी सूरत में नहीं होनी है। ठीक है, ये तर्क कल प्रोग्राम था दालावाड़ा गाँव में, मैं भी वहाँ पर मौजूद था, उसमें जो बलजीत रेड्डू हैं और महावीर कंप्यूटर हैं, इसके अलावा सत्तू संगतपुरा है और काफ़ी जो साथी हैं जो वहाँ पर रैली में मौजूद थे और शामिल भी हुए और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। अब इसको ज़रूरी कहें या मजबूरी कहें, दीपेंद्र हुड्डा बाकी ये देखना होगा वो चेहरा दिखाने के लिए गए हैं या मन से हैं, ये डिपेंड करता है। अगर वो सारे साथी मन से उनका साथ देते हैं तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस को यहाँ पे बेनिफिट होगा, लेकिन ये नुकसान कितना कर पाते हैं प्रदीप गिल, ये भी एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे होगा। लेकिन धीरे धीरे मतलब वो जितनी वोट प्रदीप गिल लेके जाएंगे वो सारा कांग्रेस को नुकसान होगा। ठीक है, और शायद एक यही वजह है कि कांग्रेस ने मान मनोबल की कोशिश तो की होगी, लेकिन एक्सपेलेंट को किया, पार्टी से निकाला है कल, पार्टी से निष्कासित कर दिया। जितने चाहे दिलबाग संडील है, चाहे फिर उचाना से वीरेंद्र घोगड़िया है, इन सबको पार्टी से बाहर किया। इसीलिए क्या कि आखिरी रास्ता शायद पार्टी ने सोचा, मान मनोबल हुआ नहीं हुआ तो हुआ। तो यहाँ पर नुकसान निर्दलीय इनको कितना कर पाते कांग्रेस को देखना होगा, नहीं तो यहाँ पर जो मुकाबला है वो धीरे धीरे जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सामने होगा। प्रदीप गिल पर नजरें रहेंगी कितना वोट लेते हैं, बिल्कुल वो डिसीजन मेकर रहेंगे। ठीक है, और बात करते हैं अब सफेदों की, और रामकुमार गौतम आते ही चर्चा में आ गए कि वे गुंडा नहीं फुटने दूंगा जो मेरा वोट नहीं देगा, और बड़ी महिलाओं में बड़ा रोष देखा गया। मेरे वहाँ महिलाओं से बहुत बात हुई, आम लोगों में भी। सफेदों सीट का एक इतिहास है, वहाँ से कोई भी भारी प्रत्याशी नहीं जीता है। 1987 में रामचंद्र जांगड़ा को टिकट दी थी, जब देवीलाल की लहर थी, देवीलाल ने सफेदों से रामचंद्र जांगड़ा को उतारा और उनकी 5,000 पर्ची मुश्किल से आई थी। 1991 में जब कांग्रेस की लहर थी तब भी वहाँ पर रामकुमार गौतम 1500 वोट आए थे, 1570 वोट आए थे। और उसके बाद जब 2005 में करमवीर सैनी को उतारा था, लहर थी कांग्रेस की, 15,000 से ज़्यादा की हार हुई थी। और जब 2005 में बीजेपी की लहर थी, 2014 में सॉरी, वंदना शर्मा को बीजेपी ने दिया, तब भी वो कांटे मुकाबले में निर्दलीय जसवीर देसवाल जीते थे। इस बार फिर बाहरी रामकुमार गौतम है बीजेपी से, निर्दलीय जसवीर देसवाल दोबारा खड़े हुए हैं। 2019 का चुनाव नहीं लड़ा था, 14 में विधायक बने थे। इस बार कैसा मुकाबला देख रहे हैं? सुभाष गांगुली दूसरी बार हैं, जसवीर देसवाल हैं, 2 देसवाल हैं, 2 जाट हैं, 2 नॉन जाट है, बच्चन सिंगारिया निर्दलीय हैं और आपके रामकुमार गौतम बीजेपी हैं। कैसा मुकाबला देख रहे हो? देखिए, पहली बात तो इस सीट का इतिहास आपने बताया दिया और सबको पता ही है कि आज तक कोई बाहरी कैंडिडेट यहाँ से जीता नहीं, और देवीलाल से बड़ी शायद कोई वेव, कोई लहर नहीं हो सकती। उसके बाद जो लहरें हुई हैं वो लहर किसान आंदोलन के बाद जो किसानों के पक्ष में भी आई है। तो आप ये मानिए, देखिए 2005 में कांग्रेस की लहर थी, उसके बाद 14 में मोदी की लहर थी, जो लहर के बावजूद ये कैंडिडेट्स हारे हैं। तो इस सीट से हम ये मान सकते हैं कि बाहरी जो उम्मीदवार है, सीट का इतिहास ये बताता कि सीट नहीं निकाल सकता। और अब की बार बात करें, किसान आंदोलन है या फिर एंटी इनकम्बेंसी है, जो सत्ता विरोधी लहर चल रही है, उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर कांग्रेस को मिलेगा। और कोई बहुत बड़ा जो है इस तरह कह सकते हैं कि डेंट या नुकसान या छवि की बात करें तो सुभाष देसवाल के साथ इस तरह की चीज़ें नहीं जुड़ी हुई हैं। हालांकि कांग्रेस यहाँ से 51 वोटों से हार गई थी लोकसभा में। तो जसवीर देसवाल खड़े हैं निर्दलीय, ये फैक्टर काम करेगा, लेकिन वहाँ पर जो मुकाबला हो सकता है वो कांग्रेस वहाँ मजबूती में रहेगी। कांग्रेस के साथ अब देसवाल का मुकाबला होता है या बीजेपी का मुकाबला होता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आज की बात करें तो कांग्रेस वहाँ पे बहुत मजबूत स्थिति में है। और अब तक वहाँ का जो इलेक्शन है, अब तक किसी तरह का डाउन भी नहीं आया है कि कह सकते हैं कांग्रेस का इलेक्शन डाउन हुआ हो या ग्राफ डाउन हुआ है, किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ा हो। तो मुकाबला जिसका भी होगा वो सुभाष गांगुली के साथ होगा, चाहे वो जसवीर देसवाल का हो या फिर बीजेपी का हो। जसवीर देसवाल ने भी पूरा जोर लगा दिया है उधर अंटा की तरफ सफेदो शहर में, उनका नॉन जाट भी काफ़ी अच्छा प्रभाव है। और 2 तारीख को तभी तो इतनी लहर में वो जीत गए थे 2014 में पूरी बीजेपी, मतलब सुषमा स्वराज की सिस्टर थी वंदना शर्मा, सीएम फेस भी हो सकती थी वो, बिल्कुल सीएम फेस हो सकती थी, बावजूद उसके जसवीर देसवाल जीते। यानी मजबूती तो उनकी मजबूती तो है, एरिया में नाम, इलाके में नाम है, और उनके व्यवहार को लेकर उनके जो छवि, समाज छवि, उसमें उनका नाम है, खानदानी परिवार है, बिल्कुल। लेकिन जो मुकाबला देखिए कांग्रेस के पक्ष में लहर है, उसका फायदा सुभाष को मिलेगा।
बिल्कुल ठीक है। चलो बात करते हैं नरवाना की। नरवाना में कृष्ण बेदी आए हैं, शाहबाद से शिफ्ट हुए हैं और 2014 में शाहबाद से जीते थे, मंत्री बने, खट्टर काफ़ी करीबी हैं, उनके पॉलिटिक्स सेक्रेटरी भी रहे। और विद्या रानी दनोदा को 2 बार कांग्रेस ने टिकट दी, 14 में दी, 19 में दी, लेकिन उस समय कांग्रेस की लहर नहीं थी, दोनों बार आ रही है। इस बार सतबीर दबलियान कांग्रेस के आए हैं, तो बिन्यान खाप ने जैसे फैसला लिया कि भी हम विद्या रानी को देंगे और उसको टिकट देनी चाहिए थी, ये मिले भी थे। और सतबीर दबलियान की जो छवि को लेकर बहुत सारी बातें वहाँ नरवाना हल्के में उठ रही हैं, तो कैसा इलेक्शन देख रहे हो? रणदीप सुरजेवाला उसके लिए आए, शैलजा उनके लिए प्रचार करने आई हैं, तो सुरजेवाला गुट से ही टिकट मिली है सतबीर दबलियान को, तो मुकाबला किसमें? विद्या रानी इनेलो की और बीजेपी के कृष्ण बेदी और कांग्रेस से सतबीर दबलियान, कैसे वहाँ हालात हैं? टिकट मिलने से पहले वहाँ पे हालात कुछ और थे, क्योंकि लग रहा था कि रामनिवास सुरजेखेड़ा बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन पर जिस प्रकार आरोप लगे वो टिकट उनकी कटी। कृष्ण बेदी आए, विद्या रानी को टिकट मिली, टिकट कटी तो वो इनेलो में गई, एकदम से दबलियान आए, तो हालात एकदम से चेंज हो गए, क्योंकि टिकटों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। पहले मामला वहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट था, लेकिन जो अब हालात बन रहे हैं वहाँ पे त्रिकोणीय मामला वहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो मुकाबला है ना, बीजेपी वहाँ पे कमज़ोर है, कृष्ण बेदी बाहरी बेशक हो, लेकिन वो कलौदा गांव के रहने वाले, हालांकि शाहबाद बेशक शिफ्ट हुए हो, और 3 पीढ़ी पहले उनके दादाजी यहीं रहते थे कलौदा कला में। विद्या रानी भी कमज़ोर नहीं है, इनेलो में जब से आई, और नैन जो बिन्यान खाप है उनका भी उनको काफ़ी समर्थन है इस चीज़ का। और जो जेजेपी के हालात हुई हैं वो, क्योंकि 3 सीटें 2019 में जींद ने जेजेपी को दी थी और तीनों सीटों पे हालात बहुत ख़राब हैं जेजेपी के, वो जो वोट बैंक शिफ्ट हुआ है वो इनेलो की तरफ शिफ्ट हुआ है काफ़ी हद तक, बाकी जो है हुड्डा की तरफ कुछ कांग्रेस में गया है, तो उसका नुकसान जो है डेफिनेटली जेजेपी को मिला। वहाँ पे जेजेपी अब पिक्चर में नहीं है नरवाना के अंदर, तो पिक्चर में वहाँ पे बीजेपी, इनेलो, बीजेपी और कांग्रेस, इन तीनों के बीच मुकाबला रहने वाला है। और वहाँ पर जो मजबूत स्थिति बनती दिखाई दे रही है, इनेलो वहाँ पर धीरे धीरे काफ़ी अब वहाँ पे हो रही है। जब से सुरजेवाला नरवाना से कैथल शिफ्ट हुए हैं उसके बाद कांग्रेस एक बार भी नहीं जीती है वहाँ से। उसके चर्चा कई तरह की हैं कि कैंडिडेट्स किस तरह के उतर रहे हैं मैदान में। अभी भी कोई मजबूत ऐसी चर्चाएं कि बहुत मजबूत कैंडिडेट्स नहीं दिया, जैसे और भी कई युवा जो साथी हैं मैदान में थे, कई नाम थे, ऐसे टिकट शायद मिलती तो वो बहुत मजबूत स्थिति में होते। लेकिन दबलियान का हालांकि पुराना जो जुड़ाव है कांग्रेस से, लेकिन जो छवि की बात करी या जुड़ाव की बात की तो वो बहुत, क्योंकि जो वर्कर्स थे पिछले लंबे समय से विद्या रानी के साथ जुड़े हुए थे, 2 चुनाव लड़े हैं, लंबे समय से कांग्रेस में सक्रिय थे, जैसे ही पार्टी शिफ्ट की तो उनका जो कार्यकर्ता है वो भी काफ़ी हद तक उनके साथ गया, तो जिससे उनको बेनिफिट भी मिलेगा। और इनेलो का देखिए ये इसे कोई नकार नहीं सकता, ये सीट गढ़ रही है। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर बने थे, ओम प्रकाश लोकसभा चुनाव में भी वहाँ लोट थे, रामफल लोट शायद, क्या नाम उनका, अच्छे वोट उनको लेके गए, संदीप लोट ऐसा कुछ जो अब वो कांग्रेस में आ गए सुरजेवाला के साथ। ये जो सीट है यहाँ पर इनेलो का शुरू से ही एक अच्छा जो लोकदल का प्रभाव है, बहुत प्रभाव रहा है। ये जो बेल्ट है ये वाली, इस बेल्ट में तो उसका भी बेनिफिट इनको मिलेगा, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला भी देखा आपने कि उन्होंने जो बड़ा टकराव सुरजेवाला परिवार के साथ उनका होता था और जीते भी और मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री नरवाना से। तो उनका भी एक कह सकते हैं कि इनेलो का प्रभाव रहा है, उसका बेनिफिट मिलेगा। और लगातार जिस प्रकार वो सक्रिय थी और बिन्यान खाप उनके साथ आई तो मजबूत स्थिति में है। बीजेपी भी मजबूत स्थिति में, शहरी वोट बैंक जो साथ में है, और कांग्रेस के पक्ष में लहर उनके एक जो है उनका एक मजबूती है। लेकिन यहाँ पर मामला हम कह सकते हैं कि ये फंसा हुआ त्रिकोणीय मामला, फंसा, मतलब हम किसी के फेवर में नहीं कह सकते अभी। ठीक है, सबसे हॉट सीट और पूरे हरियाणा की नजरें रहेंगी चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह पर उचाना में। उचाना का भी मतलब पूरा सियासी माहौल डगमगाया हुआ है। वहाँ से जो वीरेंद्र घोगड़िया हैं कांग्रेस के बागी हैं, 10 साल से जब से चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी में गए थे और वो कांग्रेस में आकर बड़ा संघर्ष कर रहे थे, ये चर्चाएं थी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह वापसी कांग्रेस में नहीं होती तो कांग्रेस की टिकट वीरेंद्र घोगड़िया को मिलनी थी। और 2 बागी हो गए हैं, दिलबाग संडील भी, वीरेंद्र घोगड़िया भी। देवेंद्र अत्री पहली बार ब्राह्मण प्रत्याशी बीजेपी का वहाँ से आया है। कैसा चुनाव देख रहे हैं ब्रजेंद्र सिंह का वहाँ पर? देखिए, पहली बात तो कि 2019 में 47,000 वोटों से ज़्यादा दुष्यंत चौटाला यहाँ से जीते थे। बहुत ज़बरदस्त लहर थी बीजेपी के खिलाफ, थी वीरेंद्र सिंह के परिवार के खिलाफ भी थी। और यही एक वजह है कि 5 बड़ी जीत में से 1 बड़ी जीत उचाना की भी थी दुष्यंत चौटाला में के जो पक्ष में जो माहौल बना था। और 10 सीटें उनकी आई थी, जिसमें से 3 सीटें जींद की थी, जुलाना, उचाना और नरवाना। किसान आंदोलन के बाद जो नाराजगी दुष्यंत चौटाला के प्रति हुई है तो वो हाशिए पे चले गए हैं। पहले नाराजगी तो यही हो गई थी कि वो बीजेपी के साथ गए थे, लेकिन उस चीज़ को भी लोगों ने एडजस्ट कर लिया था। चलो कोई नहीं, राज्य में भागीदारी हो गई है, प्रतिनिधित्व हो गया है और ठीक है, लोगों का काम करेगा और लोगों का काम आएगा, वो नाराजगी धीरे धीरे दूर हो जाती। लेकिन जब वो पिपली कांड हुआ, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ और लगातार लाठीचार्ज हुए,
किसान आंदोलन के पक्ष में जो है दुष्यंत चौटाला खड़े नहीं दिखाई दिए। और यही एक वजह आपने देखी होगी, 13 महीने खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, विधानसभा क्षेत्र में वो 13 महीने वो घुस नहीं पाए, किसानों ने घुसने नहीं दिया। धीरे धीरे उनको हाशिए पे ले गए। और यही एक खास वजह है कि दुष्यंत चौटाला, हालांकि एक बहुत बड़ा चेहरा है चौटाला परिवार का, हरियाणा की राजनीति का, लेकिन अब की बार पिक्चर में नहीं है। शायद जमानत बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी ही इस तरह की तस्वीरें यहाँ से उचाना के अंदर देखने को मिल सकती हैं। वो उनकी पहले दूसरे नंबर की लड़ाई नहीं है, इतना जरूर तय है उचाना के अंदर। उनकी माता को लोकसभा चुनाव में 4210 वोट मिले थे। पहले दूसरे नहीं, शायद वो चौथे पास में भी रह जाएं। ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि लोगों ने एक तरह से बिल्कुल नकार दिया है। जो किसान बेल्ट है, जाट डोमिनेटेड ये सीट है, और जिनके सहारे उन्होंने सत्ता तक पहुंचे और बहुत बड़ी जीत दर्ज की, उनकी जनादेश के खिलाफ, उनके मैंडेट के खिलाफ, उनकी भावनाओं के खिलाफ जाके जो फैसले लिए, उनका नुकसान उनको निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में हुआ, विधानसभा चुनाव में भी होगा। ब्रिजेंद्र सिंह का मुकाबला किससे देख रहे हो? वीरेंद्र सिंह का जो बेटे हैं ब्रिजेंद्र सिंह, उनका सीधा मुकाबला बीजेपी से है, देवेंद्र अत्री से है। और जो वीरेंद्र सिंह घोगड़िया बहुत सीरियस कैंडिडेट है, बहुत जो है जुझारू और बहुत मेहनती एक राजनेता कह सकते हैं, जो 20-22 साल से संघर्ष कर रहे हैं। और शायद टिकट मिलती तो बड़ा अच्छा, उनका एक तरफ माहौल भी उनका बड़ा स्पष्ट होता। लेकिन वो जितना डेंट लगाएंगे, वो फिलहाल डेंट कांग्रेस को ही लगाएंगे, क्योंकि लगातार लंबे समय से कांग्रेस में सक्रिय हैं। हालांकि बीच में वीरेंद्र सिंह के साथ बीजेपी में चले गए थे, लेकिन छोड़ के आ गए थे वो। तो अब जितना वो डेंट लगाएंगे, जितना डेंट लगाने में कामयाब होंगे, वो बीजेपी को डेंट कांग्रेस को डेंट लगेगा। लेकिन वहाँ पर देखिए 24-25 गाँव शोकंदर गोत्र गाँव हैं, और एक बड़ा जो वोट बैंक है उनके साथ है। वीरेंद्र सिंह जो है शोकंद परिवार से आते हैं, बहुत बड़ा वोट बैंक उनके साथ। लेकिन वीरेंद्र एक काड़ा चेयरमैन भी खड़े, वो भी शोकंद है, वो भी शोकंद हैं। लेकिन जो देखिए 50-52 साल की राजनीति है, इनका जुड़ाव तो है कार्यकर्ताओं के साथ में। और वीरेंद्र सिंह थोड़ा बहुत किसान आंदोलन के समय आपने देखा हुआ, कहीं ना कहीं टीका टिप्पणी कर देते थे, सरकार के खिलाफ वो बोले हैं, धरने पर भी बैठे एक जगह गए हैं, इस में धरने दिए उन्होंने किसान आंदोलन के खिलाफ। यही एक वजह है कि विधानसभा चुनाव में उनका यहाँ पर खुलकर विरोध नहीं हुआ। नहीं तो जिस प्रकार लोकसभा में उनके बेटे का पूरा विरोध हुआ, उचाना में, आपका हिसार में, कई जगह विरोध हुआ कि अगर उनको यहाँ से टिकट मिलती तो उनका बड़ा विरोध होगा, तो इसलिए शायद उनकी टिकट भी कटी। तो बहुत बड़ा एक विरोध नहीं है, उनको बेनिफिट 50-52 साल की जो राजनीति मिलेगा। और बीजेपी को जो बेनिफिट मिलना है उसका तो वो हम शुरू में चर्चा कर रहे हैं, उसी लाइन पर उनको बेनिफिट मिलना है। किसको ऐसे देख रहे हो फिर वहाँ पर? आज के समय में वीरेंद्र सिंह परिवार की, ब्रिजेंद्र जो कहें कैंडिडेट है, उनकी एज है, वो एक ठीक स्थिति में वहाँ पे है। और मुकाबला वहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस में ही वहाँ पर वो मुकाबला होगा। जितना जो डेंट लगेगा वो वीरेंद्र सिंह घोगड़िया या विकास काड़ा या दिलबाग संडील जो लगाएंगे, वो नुकसान वीरेंद्र सिंह, बावजूद उसके ब्रिजेंद्र सिंह एज पे हैं। बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया। 500 सीटों का हमने विश्लेषण कर लिया, और आने वाले शायद 3-4 दिन में और तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल 1 तारीख के आसपास जो है, 1-2 के आसपास बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि धीरे धीरे माहौल बदल रहा है। बिल्कुल, हर रोज समीकरण बदल रहे हैं, और निर्दलीय स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी 3-4 दिन में, कैसे इलेक्शन उठता है। मैंने बताया ना, जैसे आपको स्थिति हर रोज इसलिए बदलती है। कल 7-8 साथी जो है एकदम से मंच पे दिखाई दिए महावीर गुप्ता के साथ में, और बड़े मन से बड़े दिल लगा के उन्होंने समर्थन दिया। देखते हैं दिल कितना मिलता है, बिल्कुल, ये उसका फायदा कितना मिलता है, फायदा कितना दिखता रहेगा। आप अपने कमेंट्स जरूर करें। जो विजेंद्र भाई जी ने जो समीकरण बताए हैं जींद जिले की 500 सीटों पर, आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है? आप कमेंट्स करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद विजेंद्र जी। थैंक यू, नमस्कार।